13 अप्रैल 1919 अमृतसर। जलियांवाला बाग। धूप तप रही थी, लेकिन उस दिन धरती पर जो तपन थी वह सूरज की नहीं थी, वह गोलियों की थी, वह अन्याय की थी, वह चीखों की थी। सैकड़ों निहत थे लोग और अचानक गोलियों की बौछार। कुछ ही मिनटों में जमीन लाल हो चुकी थी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, जो अगले दिन उसी बाग की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर घर ले जाएगा और अपनी मां से कहेगा, मां, ये मिट्टी खून से लाल है। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। 28 सितंबर 1907, बंगा, पंजाब। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां देशभक्ति हवा में घुली हुई थी। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह। घर में चर्चाएं होती थीं अंग्रेजों के अत्याचारों की, स्वतंत्रता की, संघर्ष की। कहते हैं जब भगत सिंह पैदा हुए उस समय उनके पिता और चाचा जेल में थे। घर में लोग कहते, ये बच्चा भाग्यशाली है, इसके जन्म के साथ ही रिहाई हुई है। लेकिन शायद इतिहास ने पहले ही तय कर लिया था, यह बच्चा सामान्य नहीं होगा। 1919 भगत सिंह तब केवल 12 साल के थे, लेकिन उस उम्र में जो उन्होंने देखा वह किसी भी बच्चे को बदल सकता था। जलियांवाला बाग नरसंहार के अगले दिन वह चुपचाप घर से निकले, कई किलोमीटर पैदल चले। जब वह वहां पहुंचे, दीवारों पर गोलियों के निशान थे, जमीन पर खून के धब्बे। वह झुके और अपनी छोटी सी बोतल में खून से सनी मिट्टी भर ली। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट गया था और कुछ नया जन्म ले चुका था। स्कूल में वह तेज छात्र थे, लेकिन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिंह ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां देशभक्ति, क्रांति और विचारों की खुली हवा थी। वहां उन्होंने नाटक किए, भारत दुर्दशा, राणा प्रताप, शिवाजी। लेकिन मंच पर अभिनय करते करते उनके भीतर का योद्धा जाग रहा था। 1922 चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। देश भर में निराशा फैल गई। भगत सिंह ने अपने साथियों से पूछा, क्या एक घटना से क्रांति रुक जानी चाहिए? उनके भीतर अहिंसा के प्रति सम्मान था, लेकिन वे यह भी देख रहे थे, अंग्रेज बंदूक से शासन कर रहे थे। क्या केवल शब्द काफी होंगे? यहीं से उनके भीतर विचारों का तूफान तेज हुआ। 1924 से 25 भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। बाद में यही संगठन बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। यहां उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे युवाओं से। ये कोई आवेगपूर्ण युवाओं का समूह नहीं था। ये पढ़े लिखे, विचारशील, अनुशासित क्रांतिकारी थे। वे मार्क्स पढ़ते थे, लेनिन पढ़ते थे, समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता पर चर्चा करते थे। भगत सिंह केवल पिस्तौल नहीं चला रहे थे, वे विचार गढ़ रहे थे। 1928 ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। नारे गूंज रहे थे, साइमन गो बैक। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए। कुछ हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने कहा, लाठी की हर चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह निर्णय था। योजना बनी, लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारी को सजा दी जाएगी। असल लक्ष्य था जेम्स ए स्कॉट, लेकिन गलती से मारा गया सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स। 17 दिसंबर 1928 लाहौर की सड़क। राजगुरु ने पहली गोली चलाई। भगत सिंह ने पुष्टि की। सैंडर्स गिर चुका था। पूरा ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी, भागना। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से निकलना आसान नहीं था। भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी मुंडवा ली। एक सिख युवक के लिए यह सिर्फ भेष नहीं था, यह पहचान का त्याग था। उनके साथ थीं दुर्गा भाभी। एक अंग्रेज दंपति का रूप धारण करके वे ट्रेन से निकले। स्टेशन पर पुलिस थी, तलाशी थी, लेकिन वे निकल गए। इतिहास का सबसे साहसी पलायन, शांत चेहरे के पीछे दहकती आग। अब भगत सिंह भूमिगत थे,
लेकिन वे छिपने के लिए नहीं बने थे। वे चाहते थे जनता सुने। 8 अप्रैल 1929, केंद्रीय विधानसभा, दिल्ली। ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पेश किया, जो दमनकारी थे। योजना बनी, ऐसा विस्फोट जो किसी को मारे नहीं, लेकिन साम्राज्य की नींव हिला दे। सभा चल रही थी और अचानक धमाका, धुआं भर गया। लेकिन बम कमजोर था, जान लेने के लिए नहीं, आवाज पैदा करने के लिए। और फिर गूंजा नारा, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। क्यों? क्योंकि अब मंच अदालत थी और पूरी दुनिया श्रोता। मुकदमा शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार चाहती थी उन्हें अपराधी साबित किया जाए, लेकिन भगत सिंह चाहते थे जनता तक संदेश पहुंचे। अदालत में हर पेशी एक भाषण बन गई। हर सवाल का जवाब विचारधारा से दिया गया। उन्होंने साफ कहा, हमने बम फेंका, लेकिन मारने के लिए नहीं, हम बहरे कानों को सुनाना चाहते थे। उनकी आवाज अदालत की दीवारों से टकराकर अखबारों के जरिए पूरे देश में फैल रही थी। लेकिन अदालत के बाहर, जेल की दीवारों के भीतर एक और संघर्ष शुरू हुआ। क्रांतिकारियों को सामान्य कैदियों जैसा व्यवहार दिया जा रहा था। घटिया खाना, गंदे कपड़े, असमानता, जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। भगत सिंह ने कहा, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमें वैसा व्यवहार चाहिए। और फिर शुरू हुई भूख हड़ताल। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन इरादा नहीं। जेल प्रशासन घबरा गया। जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, नलियां डाली गईं, हिंसा हुई। लेकिन भूख हड़ताल जारी रही। देश भर में खबर फैल गई। छात्रों ने प्रदर्शन किए, सभाएं हुईं, नारे गूंजे। एक कैदी अब आंदोलन का चेहरा बन चुका था। भूख हड़ताल के दौरान एक और नाम उभरा, जतीन दास। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। उनकी शव यात्रा ऐतिहासिक बन गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, यह केवल एक मुकदमा नहीं है, यह जनभावना बन चुका है। भगत सिंह का नाम अब घर घर में लिया जा रहा था। जेल में रहते हुए भगत सिंह पढ़ते रहे, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजवाद, दार्शनिक ग्रंथ। उन्होंने लेख लिखे, नोट्स बनाए। एक प्रसिद्ध लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, इसमें उन्होंने लिखा, मैंने ईश्वर को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं अहंकारी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तर्क में विश्वास करता हूं। वे केवल भावनात्मक क्रांतिकारी नहीं थे, वे वैचारिक क्रांतिकारी थे। अब ब्रिटिश सरकार ने पुराना मामला खोला, सैंडर्स हत्याकांड। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मुख्य आरोपी। मुकदमा तेजी से चलाया गया, गवाह लाए गए, साक्ष्य पेश किए गए। लेकिन भगत सिंह शांत थे। वे जानते थे अब परिणाम क्या होगा, लेकिन उनका उद्देश्य बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि वे बचेंगे या नहीं, सवाल यह था कि उनका संदेश कितना दूर जाएगा। अक्टूबर 1930 फैसला सुनाया गया, फांसी। देश में सन्नाटा, युवाओं में आक्रोश। नेताओं ने दया याचिका की बात की, कुछ ने सजा बदलवाने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, मुझे फांसी का भय नहीं। उनका आत्मविश्वास अंग्रेजी सत्ता को बेचैन कर रहा था। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। फांसी की तारीख आधिकारिक तौर पर 24 मार्च थी, लेकिन डर था भीड़ जुट जाएगी, इसलिए एक दिन पहले शाम के समय फांसी दे दी गई। कहा जाता है वे हंसते हुए फांसी घर की ओर बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फांसी का फंदा उनकी आवाज को नहीं रोक सका। ब्रिटिश प्रशासन ने रातों रात शवों को फिरोजपुर के पास जला दिया। परिवारों को सूचना भी नहीं दी गई, लेकिन खबर फैल गई। लोग राख तक इकट्ठा करने लगे। एक और आग जल चुकी थी। 23 मार्च 1931 की रात। अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक ऐसी रोशनी जन्म ले चुकी थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था 3 युवकों को फांसी देकर आंदोलन की कमर तोड़ दी जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अगली सुबह जब खबर फैली भगत सिंह को फांसी दे दी गई, तो पूरे भारत में जैसे तूफान उठ गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं था, गुस्सा था, दृढ़ता थी। कॉलेजों में कक्षाएं खाली होने लगीं। छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगह ब्रिटिश सामान का बहिष्कार हुआ, कई जगह झंडे जलाए गए।
युवाओं के बीच एक नया नारा गूंज रहा था, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे। भगत सिंह अब एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे विचार बन चुके थे। उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगने लगीं, उनके पोस्टर हाथों में उठने लगे। एक 23 वर्षीय युवक अब करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका था। उस समय देश में दो धाराएं स्पष्ट थीं, एक ओर अहिंसात्मक आंदोलन, दूसरी ओर क्रांतिकारी रास्ता। कुछ नेताओं को डर था, युवाओं का झुकाव हथियारों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सच था, भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। यह पहली बार था जब किसी क्रांतिकारी को इतना व्यापक जन समर्थन मिला। अगर हम केवल उनके बम और पिस्तौल को देखें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वे चाहते थे सिर्फ अंग्रेजों की विदाई नहीं, बल्कि शोषण का अंत। उनकी नजर में आजादी का मतलब था आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वे व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। जेल में लिखा गया उनका लेख आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं फांसी से बच जाऊं तो लोग कहेंगे कि मैं ईश्वर की कृपा से बचा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे कर्म ही मेरे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह साहस था, यह तर्क था, यह आत्मविश्वास था। 23 वर्ष का युवक इतनी स्पष्ट सोच के साथ मृत्यु का सामना कर रहा था। समय के साथ भगत सिंह की छवि कभी केवल बम फेंकने वाले की बना दी गई, लेकिन असली भगत सिंह किताबों में डूबा रहने वाला, विचारों पर बहस करने वाला, लेखन करने वाला युवा था। वे मार्क्स, लेनिन, रूसो पढ़ते थे। वे विश्व इतिहास से सीख रहे थे। उनकी क्रांति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, वह वैश्विक सोच से जुड़ी थी। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, तिरंगा लहराया, लेकिन क्या वह भारत वैसा बना जैसा भगत सिंह ने सोचा था? यह प्रश्न आज भी चर्चा में है। उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर शोषण की व्यवस्था बनी रही तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उनकी बात आज भी प्रासंगिक है। भगत सिंह की उम्र केवल 23 साल थी, लेकिन 23 साल में उन्होंने जो कर दिखाया वह कई जीवनों से बड़ा था। वे हार कर नहीं गए, वे विचार छोड़कर गए, और विचार कभी नहीं मरते। आज जब हम उनका नाम लेते हैं, क्या हम केवल श्रद्धांजलि देते हैं या उनके विचारों को जीने की कोशिश करते हैं? भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उनकी जिंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन बड़ी थी। इतनी बड़ी कि आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक आवाज गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद।